जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म राजस्थान इक्वलिटी क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारतीय जो संविधान है उसके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस क्लास में सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसलिए आप एक भी सवाल को मिस ना करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप क्लास आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरीके से इजीली रूप में मिलता रहे। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने साथियों कि भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी। साथियों ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में जिस मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है वो हमने भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए हैं या कि ग्रहण किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? अमेरिकी संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकारों का संरक्षण। ध्यान दीजिए साथियों, मूल अधिकारों का संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा किया जाता है। किस माध्यम से किया जाता है? रिट जारी करके। साथियों, जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या किसी संस्था के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट अपनी रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने साथियों कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? यानी कि साथियों जो मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी, आपको ये बताना है इस सवाल में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 7। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो साथियों वर्तमान में जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था साथियों, जैसे संपत्ति का अधिकार भी कहते थे, उसको वर्तमान में मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 300A अनुच्छेद के तहत एक नया अनुच्छेद बनाया गया 300A। और इसमें साथियों जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको 31 अनुच्छेद नंबर 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में उसका प्रावधान कर दिया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, विधिक अधिकार के रूप में, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारे संवैधानिक इतिहास में जो 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों है? आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण दिन क्यों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस दिन संविधान को साथियों आत्मर्पित अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। वहीं नागरिकता और चुनाव से संबंधित साथियों चुनाव आयोग से संबंधित 15 अनुच्छेदों को भी इसी दिन लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। पहली बार भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था साथियों, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित भी कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। साथियों आत्मर्पित का मतलब साथियों हमने अपनी आत्मा से इस संविधान को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन। साथियों एक ही देश है, इसी के अलग अलग नाम हैं। ये इसी यूके का साथियों अलिखित संविधान है। बाकी यूएसए, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, अन्य कई देश हैं साथियों जिनके लिखित संविधान है। तो हमारा भारत का संविधान लिखित संविधान है, वहीं ब्रिटेन या यूके का जो संविधान है साथियों वो अलिखित संविधान है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साथियों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान सभा जिसके 389
सीटों पर चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में साथियों। तो वो संविधान के सदस्य कौन थे तो आपको बताना है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उनसे निर्वाचित होकर आए थे साथियों ये सदस्य। इसमें 296 जो सदस्य थे साथियों, इनका सीधा निर्वाचन किया गया था। बाकी शेष सदस्य देशी रियासतों से क्या हुए थे, मनोनीत होकर आए थे। आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों कि भारत की जो अंतकालीन संसद थी इसमें कितने सदस्य थे। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 296। ध्यान दीजिए, भारत की जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 2 प्रकार के कार्य करते थे। जिस समय वो संविधान निर्माण का कार्य करते थे तो वो संविधान सभा कहलाती थी, लेकिन जब वो भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप के लिए संसद के रूप में कार्य करते थे तो साथियों वह अंतकालीन संसद कहलाती थी। तो भारतीय संविधान 2 तरीके के कार्य करती थी भारतीय संविधान सभा, एक तो संसद के रूप में और एक संविधान निर्माण के रूप में। तो उस समय साथियों भारत की संसद में कितने सदस्य थे तो 296 सदस्य थे, आपको याद रखना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1921 में केंद्रीय जो विधानसभा है उसका गठन किया गया था। वहीं आपसे पूछ ले कि जो केंद्रीय विधानसभा है इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो साथियों आपको याद रखना है 1919 का जो अधिनियम है उसके तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 कि जो भारत की संविधान सभा है ये किसके कहने पर बनाई गई थी। तो साथियों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। ध्यान दीजिए साथियों, 1945 में जब विश्व युद्ध का समापन हो जाता है तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे साथियों। उस समय जब विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। लेकिन उस समय ब्रिटेन में जब चुनाव होते हैं तो चर्चिल की हार हो जाती है और नए प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के क्लाइमेट एटली। साथियों क्लाइमेट एटली ने अपनी जो कैबिनेट है उसमें से 3 व्यक्तियों को भारत भेजा था जिनका क्या उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करवाना था। तो उन्हीं के कहने पर साथियों भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन 10 का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कैग, आप इसे कैग के रूप में जानते हैं, नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो साथियों 1919 का अधिनियम था उसमें कैग के पद का सुझाव दिया गया था। सीधा सा सवाल है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, भारत की जो संविधान सभा है का अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जब साथियों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात आती है तो 2 फैक्ट निकल कर आते हैं, एक तो स्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष। तो साथियों मैं आपको आज ये क्लियर कर देता हूं कि 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी साथियों, कि एक सभा बुलाई गई जिसको संविधान सभा कहा गया। उस संविधान सभा में स्थायी रूप से साथियों किसी का चुनाव नहीं हुआ था, कि स्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया था। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना लिया गया, अध्यक्ष बना लिया गया, जो एक अस्थायी व्यक्ति थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका कार्य था कि स्थायी अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं कराया जाता है तब तक वो इस संविधान सभा की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद में साथियों 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और इसका सही आंसर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है स्थायी कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको वरिष्ठता के आधार पर आज भी ये साथियों ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब प्रथम बार लोकसभा या विधानसभा की बैठक होती है तो प्रथम बार ये अपनाई जाती है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो साथियों भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे की बात करता है। इसलिए भारतीय जो संविधान की जो लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसमें तीनों न्याय दिए गए हैं समान रूप से,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसी प्रकार साथियों स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी हुई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो भी हमें संविधान प्रदान करता है। समानता की बात करें साथियों तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी हमें समानता की बात करता है। वहीं मौलिक अधिकारों में भी हमें स्वतंत्रता, समानता प्रदान की हुई है साथियों। वहीं भाईचारे की बात करता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये भाईचारे, बंधुताओं को बढ़ावा देने की भी बात करता है। तो ऑप्शन इसमें साथियों सभी सही होंगे, तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साथियों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो साथियों भारतीय संविधान के उद्देश्य या आदर्श हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो साथियों भारतीय संविधान के उद्देश्य या आदर्श जो हैं हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होते हैं। इसलिए भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। आप इस तरीके से इस चीज़ को याद रखिए कि भारतीय संविधान के उद्देश्य हमें उद्देशिका से प्राप्त होते हैं और उद्देशिका को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, क्लास काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए किस क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं साथियों। संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों भारतीय प्रस्तावना को जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप जब पढ़ेंगे तो साथियों उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से इस शब्दावली से इनकी शुरुआत होती है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं साथियों कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? साथियों दोबारा से पढ़ना सवाल को। संविधान बनाते समय आपको याद रखना है, संविधान बनाते समय यानी कि 26 जनवरी 1950 की बातें की जा रही है कि उस समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो साथियों स्वतंत्रता उस समय शामिल था प्रस्तावना में, समानता की भी बात शामिल थी, वहीं न्याय भी तीनों शामिल थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय तीनों शामिल थे। वहीं बात करें साथियों समाजवादी, जो समाजवादी शब्द है इसको साथियों प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। आपको मैं बता दूं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, सिर्फ 42वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना हुआ उसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड था। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि समाजवादी मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, यानी कि संविधान बनाते समय इस प्रस्तावना में शामिल नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं साथियों सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी सवाल को मिस ना करें। मैं बार बार आपको वीडियो में यही कह रहा हूँ। वहीं मैं बात करूँ साथियों इस PDF की, तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं साथियों कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना? तो साथियों भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना था? तो साथियों जैसे ही हमने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आत्मर्पित अंगीकृत कर दिया था साथियों, उसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था साथियों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका है का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक संशोधन किया गया है। कौन सा साथियों? 42वां संविधान संशोधन किया गया है साथियों, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवालों में भी बताया है कि कैबिनेट मिशन आयोग ये क्लाइमेट इटली के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए थे, जिनका क्या उद्देश्य था, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करवाना था। इन्होंने कहा था साथियों कि एक व्यक्ति जो एक प्रतिनिधि है वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसकी किसने कहा था, 10 लाख लोगों का कहा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी प्रकार साथियों 389 सीटों का निर्धारण किया गया था, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में साथियों 8 सदस्य संयुक्त प्रांत से चुनकर आए थे, जो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रांतीय प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रांत था। कौन सा, संयुक्त प्रांत, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही जवाब है जो है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो साथियों जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो साथियों आप सभी को पता है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाता है साथियों, और ये जो आपका मुंबई प्रेसिडेंसी है, यहाँ से इसका निर्वाचन किया गया था। किसका, BR अम्बेडकर। आपको साथियों में एक जानकारी और देता हूँ कि पहले इनका जो निर्वाचन है वो जयसूर कुलना, जो कि साथियों बंगाल में पड़ता है, वहाँ से हुआ था। लेकिन जब भारतीय संविधान में 2 भागों में भारत का विभाजन कर दिया गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, उस समय साथियों पूर्वी पाकिस्तान में इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जाने के कारण इनका जो बाद में निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से करवाया गया। MR जैकर एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा सीट खाली करने के बाद में मुंबई से इनका निर्वाचन किया गया था। आपको ये जानकारी भी याद रखनी है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो साथियों जैसा आप जानते हैं कि 16 अगस्त को जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या किया था, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और किस लिए किया था कि मुस्लिम लीग का एक अलग संविधान सभा का निर्माण चाहती थी साथियों, कि उनका ये था कि एक भारत के अलावा एक और राष्ट्र बने और उसकी अलग से संविधान सभा हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं साथियों कि संविधान सभा का जो चुनाव है निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो साथियों भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जुलाई 1946 में वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। साथियों 3 वर्ग बनाए गए थे, कैबिनेट मिशन ने 3 वर्ग बनाए थे, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। 3 वर्ग बनाए गए, उनके आधार पर इनका चुनाव कराया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के जो सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे। तो साथियों भारतीय संविधान के सदस्य थे, उनका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया गया था, इसलिए वो भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, इसलिए भारतीय सदस्य भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है वो आपके सामने है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, आपको बताना है कि भारतीय निर्मात्री सभा थी तो प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का
कि प्रांतीय विधानसभाओं का परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यानी कि साथियों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, ये संविधान सभा है, इसके अंदर जितने भी सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं साथियों, कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा, बड़ा इजी सा सवाल है, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। कितनी सीटों पर कराए गए थे? 389 सीटों पर, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई या कब हुई। तो साथियों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना या प्रथम बैठक की कब की गई थी। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई और इसकी प्रथम बैठक भी कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो साथियों, प्रथम जो संविधान सभा है, इसका प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम बैठक कहाँ पर की गई थी। तो ये की गई थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में इसकी जो प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक की गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों, आपको याद रखना है, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो संविधान सभा है उसकी मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या उद्घाटन या प्रथम जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने ही साथियों थी यह प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, यानी कि पहला सत्र कब हुआ था या कब शुरू हुआ था। तो साथियों, इसकी जो डेट है वो है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को साथियों प्रथम सत्र शुरू किया गया था। सत्र का मतलब क्या है कि लगातार बैठकें होते रहना सत्र कहलाती है साथियों। चाहे 3 दिन हो या 4 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो या 1 साल भर हो। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में पहला सत्र कब किया गया था साथियों? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितने सत्र हुए थे? तो साथियों 11 सत्र हुए थे। आपको याद रखना कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था ये किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों, जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव, बेनिंगल नरसिंगम राव जो है, उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान सभा का। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आपको बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति था इन 4 ऑप्शनों में से जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो साथियों, जो H बेग हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे। साथियों, आपको ये याद रखना है, कौन नहीं थे? H जो बेग थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वहीं आपको बता दूं साथियों में, महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, कहीं आप महात्मा गांधी को भी संविधान सभा का सदस्य मान लें, वो इसके सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो साथियों, भारतीय संविधान सभा में अलग अलग प्रावधान को जोड़ने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। उस समय साथियों भारतीय संविधान सभा में 13 समितियों का निर्माण किया गया था। कितनी समितियां बनाई गई थी साथियों? 13। लेकिन साथियों ये जानकारी सही नहीं है। इसके अलावा साथियों, आपको अगर ऑप्शन में 15 दिखाई दे तो आपको राइट आंसर 15 करना है। अगर 13 दिखाई दे और इससे ऊपर ना दिखाई दे तो आपको साथियों 13 और 15 में से दिखाई दे, दोनों एक साथ दिखाई दे तो 15 करनी है, और 13 है तो साथियों आपको 13 रखना है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा के जो प्रारूप या मसौदा समिति की जो नियुक्ति है वो कब की गई थी? आपको बताना है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति या मसौदा समिति की जो नियुक्ति है साथियों वो कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा 29 अगस्त 1947 को। 29 जो अगस्त है 1947 को भारत में जो संविधान सभा बनी थी साथियों, उसने प्रारूप समिति जो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, हर एग्जाम में ये सवाल बनता ही बनता है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप या मसौदा जो समिति है उसका सदस्य नहीं था? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल थे वो इसके सदस्य नहीं थे। बाकी साथियों इसके 7 सदस्य बनाए गए थे इस समिति के। जो प्रारूप समिति है इसमें BR अम्बेडकर जो हैं उनको अध्यक्षता दी गई थी और 6 अन्य सदस्य बनाए गए थे। आपको याद रखना है, KM मुंशीब को भी याद रखना है, DB खेतान, और इसका सही हो जाएगा कि सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर का जो हमारा सवाल है वो आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है इसकी अध्यक्षता किसने की थी या इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संघीय शक्ति जो समिति है साथियों उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 41 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है उसको अंगीकार किया गया, ये उसको अपनाया गया। तो साथियों ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। जो तिरंगा झंडा हमारा इंडिया का जो झंडा है उसको अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। इसी प्रकार साथियों 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों जब लास्ट में संविधान बनकर तैयार हो गया था, नंदलाल बोस ने उसका डिजाइन तैयार कर लिया था, उसके बाद में लास्ट जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, तो साथियों कितने व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा 284। तो 284 व्यक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे अंतिम रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 43। काफ़ी इजी सवाल है साथियों, लेकिन परीक्षा में कई बार आ जाता है, कन्फ्यूजन के कारण गलत हो जाता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो साथियों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आज की साथियों बात करें कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों 395 अनुच्छेद तो यूँ की यूँ बने हुए हैं। वहीं बात करें साथियों कि 8 अनुसूचियों के बाद में हमने क्या किया, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची हैं। टोटल कितनी है साथियों? 12 अनुसूची हैं, आपको याद रखना है, और 22 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर का बड़ा इजी सवाल है साथियों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो साथियों बच्चे को भी पता है इस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कितना समय लगा था बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी। JB कृपलानी ने झंडा समिति जो संविधान सभा की एक समिति थी उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन ए JB कृपलानी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों इस सवाल को आप इस तरीके से समझिए कि भारतीय जो संविधान है उसमें भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की थी? इसमें 4 पार्टी आपको दी हुई है, 4 दल आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि प्रथम बार किस दल ने इसकी मांग की थी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी। ध्यान दीजिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में यानी कि 1 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद उन्होंने क्या किया कि संविधान सभा की मांग की थी, किनसे? अंग्रेजों से। अंग्रेज जो प्रशासन था उनसे मांग की थी कि भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसका द्वारा संविधान निर्मित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका
ए सही हो जाएगा। वहीं आपसे पूछे किस व्यक्ति ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी साथियों, तो उसका नाम होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने, जो कि स्वराज पार्टी थे, उन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी साथियों। आपको ये भी याद रखना है, अतिरिक्त जानकारी को बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है ये साथियों ये। चलिए 47 की बात करते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया भाई, जबकि हमारा संविधान तो बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन तो हमने सिर्फ 15 ही अनुच्छेद लागू किए, बाकी इस अनुच्छेदों को क्यों रखा, 26 जनवरी के लिए क्यों रखा? तो उसका साथियों एक कारण था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये तिथि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी कि इसको हमने पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब इस तिथि का यूज होगा नहीं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 15 अगस्त को मनाने लग गए, तो इस तिथि का कोई यूज नहीं होगा। इसलिए साथियों इसको यादगार बनाने के लिए हमने क्या किया कि जब 26 नवंबर 1949 को हमने आवश्यकता अनुसार 15 अनुच्छेदों को लागू किया और बाकी संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। साथियों भारत शासन अधिनियम जो 1947 में आया था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान की जो भी संविधान सभा हैं, अगर वो अपने संविधान का निर्माण जब तक करेंगी उस समय तक आपका जो संविधान या देश का संचालन या सुचारू रूप से शासन किस एक्ट के तहत चलेगा, तो वो लिखा हुआ था साथियों 1935 के एक्ट के तहत संचालन किया जाएगा। तो 1947 के जो अधिनियम है उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है इसके द्वारा ही शासन व्यवस्था सुचारू रूप से होगी जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता दोनों राष्ट्रों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आपको ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर का कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? कि साथियों जब 15 अगस्त 1947 को डिसाइड हो गया था, जून में डिसाइड हो गया था, 1947 जून में डिसाइड हो गया था कि भारत के बंटवारा होगा, भारत को दो भागों में बांटा जाएगा, एक पाकिस्तान कहलाएगा, एक हिंदुस्तान कहलाएगा। तो साथियों इस सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए अंग्रेज सरकार ने जिस योजना बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता में योजना बनाई थी, वो योजना थी वेवेल योजना, जिसे डिकी बर्ड प्लान भी माना जाता है कि जो गवर्नर जनरल थे वेवेल, उनकी अध्यक्षता में ये योजना बनाई गई थी साथियों भारत को सत्ता सौंपने की, इसलिए इसे वेवेल योजना भी कहते हैं। 1947 में बनी थी साथियों, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों द्वारा गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि 1946 में यानी कि 19 फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था साथियों। कैबिनेट मिशन संसद के 3 मंत्री, कैबिनेट के 3 मंत्री, आपको पता है क्लाइमेट एटली के जो सरकार थी उसके 3 मंत्री को भारत भेजना था संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। वो मंत्री का गठन कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को। भारत कब आया? 23-24 मार्च को भारत आया और उसने 16 मई 1946 को उसने अपनी सिफारिश की थी। उन सिफारिशों में उन्होंने कहा था 3 वर्ग होंगे कि भारतीय संविधान सभा के जो व्यक्ति चुने जाएंगे उनके 3 वर्ग होंगे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। वहीं बात करें साथियों, उन्होंने कहा था कि जो इनकी सीटें होंगी वो होंगी 389 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने ही कहा था कि एक जो व्यक्ति है वो 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। इनकी ही सिफारिश थी जो उन्होंने 16 मई 1946 को दी थी। तो आपको याद रखना है। तो उसमें कौन कौन व्यक्ति, जो 3 व्यक्ति आए थे उसमें कौन शामिल नहीं था, चौथा व्यक्ति कौन नहीं था? तो साथियों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिस्प जो हैं वो भी इसके सदस्य थे, जो लॉर्ड एमरी हैं साथियों ये इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा डी है, ये इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। वहीं मैं बताऊं साथियों जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी, आपको याद रखना है, आपको ये भी
याद रखना है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं जिन्होंने कैबिनेट मिशन योजना की जो है अध्यक्षता की थी। साथियों, इसी प्रकार के आगे भी सवाल आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। अभी हमने संविधान सभा से संबंधित जो भी सवाल बनते थे उनको इस वीडियो में शामिल किया था। आगे जो भी संविधान के अन्य टॉपिक हैं, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इसी प्रकार साथियों आपके सामने ये सवाल आते रहेंगे, क्लासें आती रहेंगी। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।